हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है मैकेनिक्स के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिट क्या होता है, किस तरह से यूनिट का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, क्या क्या स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है किसी यूनिट को एज्यूम करने के लिए, और सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूनिट किसको कहते हैं। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हो गया कि ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजर किया जाता हो, ऐसे सारे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ ऑफ द मार्कर, अगर इस मार्कर का हमको लेंथ एज्यूम करना है या निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, आप कोई इंस्ट्रूमेंट स्केल यूज कर लीजिए, उसके मदद से इसका लेंथ पता कर लीजिए। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया। इसका मतलब किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से इस मार्कर का लेंथ को मेजर कर रहे हो। आप हो सकता है इनडायरेक्टली भी मेजर करें, मतलब आप एक स्केल अपने मन से बना लीजिए या आप खुद से अनुमान से इसको बता सकते हैं। तो ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया। तो लेंथ यहां पर क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आपको किसी कंटेनर में कुछ सामान रखा हुआ है तो आप उसको डायरेक्ट भी मेजर कर सकते हैं, है ना। बैलेंस पर ले गए, वहां पर आप उसको मेजर कर लिए, या अनुमान से भी आप बता सकते हैं कि ये कितना मास है। तो मास क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। क्लियर है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी भी दो भाग में बटा है, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसा कोई भी क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करता हो, ऐसे सारे क्वांटिटी को क्या करें, फंडामेंटल क्वांटिटी। और डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब हो गया ऐसा कोई भी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से बनता हो, ऐसे सारी क्वांटिटी को क्या कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि यूनिट होता क्या है, ठीक है, जिसको हिंदी में मात्रक कहते हैं। याद रखना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमको एक्सप्रेस्ड करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, कंपेयर करना हो, तो किसी ना किसी एक स्टैंडर्ड का सहारा लेना पड़ता है, और इसी स्टैंडर्ड को हम लोग यूनिट कहते हैं। जैसे हम बोले ये मार्कर है और इसका लेंथ बताइए, तो कोई बच्चा बोला 12 है। अब 12 क्या है, ये सेंटीमीटर है कि मीटर है कि मिलीमीटर है। तो बिना यूनिट के मदद से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। मान लीजिए एक मार्कर लिए, एक बड़ा सा स्केल ले लिए, तो अब हमको ये कंपेयर करना है कि ये मार्कर बड़ा है कि वो स्केल बड़ा है। तो यहां कंपैरिजन से भी पता चलता है, मतलब किसी का यूनिट अगर मीटर है, किसी का यूनिट अगर सेंटीमीटर है, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है, तो वहां से हमको पता चल जाता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी इसके रिस्पेक्ट में कितना बड़ा है या छोटा है। तो क्लियर हो गया कि यूनिट एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसके मदद से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस्ड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं तो कंपेयर करते हैं किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आ रहा है? तो फटाफट हम लोग देखते हैं इसके डेफिनेशन पार्ट्स को क्या कह रहा है कि टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, अगर हमको किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, एंड टू एक्सप्रेस इट मेजर, और उसको हमको दर्शाना है, वी रिक्वायर ए स्टैंडर्ड of that physical quantity. This standard is called unit of that physical quantity. बात समझ में आया कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको मेजर करना है और साथ ही साथ जब मेजर करिए तो उसको दर्शाना भी है, तो आपको किसी ना किसी एक स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट होगा, और उसी स्टैंडर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। क्लियर है। अगर हम इसको हिंदी में समझाना चाहें तो कहता है किसी भौतिक राशि, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, को मापने के मानक, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, को हम लोग मात्रक कहते हैं। बात समझ में आ गया। जैसे फिजिकल क्वांटिटी, आप मास ले लिए, मान लीजिए एक झोला में आप कोई सामान रखे हैं, तो वो झोला में जो मास है वो क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। अब हमको ये पता करना है कि उसको मेजर करना है, तो हम क्या किए, किसी तराजू में उस झोला को रख दी और इधर क्या किए, वेट लगा दी। अब हम देख रहे हैं कि वो 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी तक गया। तो 4 क्या हो गया, ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू हो गया, और केजी क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो ये यूनिट के ही मदद से हमको पता चला कि ये फिजिकल क्वांटिटी कितना मेजर हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो क्या कर रहा है कि टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, अगर हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, एंड टू एक्सप्रेस इट्स मेजर, और उसको हमको दर्शाना भी है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट भी करना है, वी रिक्वायर स्टैंडर्ड, तो हमको एक स्टैंडर्ड का जरूरत होता है, एंड दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। क्लियर है। आपसे कोई पूछे कि यूनिट क्या है तो आप आसानी से समझा सकते हैं कि यूनिट का मतलब हो गया आपका जो है, आप यहां पर कह सकते हैं मात्रक। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी भौतिक राशि को मापने के मानक को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। क्लियर एकदम है। बिना यूनिट का आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करना है, तो हम थर्मामीटर को लगा दिए, अब थर्मामीटर में रीडिंग आ रहा है,
ठीक है, मान लीजिए रीडिंग 99.8 आ रहा है। अब ये 99.8 क्या चीज में रीडिंग आ रहा है, डिग्री फ़ारेनहाइट में आ रहा है कि कोई बच्चा बोल देगा कि डिग्री सेल्सियस में है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो थर्मामीटर यूज कर रहे हैं उसमें जो हम लोग टेम्परेचर का मेजरमेंट कर रहे हैं वह डिग्री फ़ारेनहाइट में है कि डिग्री सेल्सियस में है कि केल्विन में। तो यूनिट की मदद से हम उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्चुअली में अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फॉर द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमको मेजरमेंट करना है तो दो चीज का रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, तो दो चीज का हमको जरूरत पड़ता है, एक न्यूमेरिकल्स वैल्यू और दूसरा है यूनिट इन विच द फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें मास का, तो यहां पर हम लिख दिए 2 kg, तो आप नोटिस कर रहे हैं कि मास क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस्ड करने के लिए हमको दो चीज का सहारा लेना पड़ता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, करेक्ट है, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकता है, और दूसरा यूनिट। क्लियर? तो यहां पर क्या है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू और दूसरा यूनिट इन विच द फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस। अब हम यूनिट की मदद से ही बता सकते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कंपेयर कर सकते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी है तो हमको दो चीज का जरूरत हो रहा है, नंबर और यूनिट का। तो मान लेते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी एक्स है और उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन यू। एन क्या हो गया, नंबर को, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू क्या हो गया, यूनिट हो गया। एग्जांपल के तौर पर लेंथ ऑफ द रॉड, मान लीजिए हम किसी रॉड का लेंथ को मेजर कर रहे थे, यहां लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 4 क्या चीज, न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर मान लीजिए मेजरमेंट किया और हमको 4 मिला, तो 4 क्या है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू है। और यूनिट हम स्केल में देख लिए कि हम 4 मीटर नाप रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर नाप रहे हैं, तो यहां मीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट कर रहा है। इसका मतलब किसी भी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको दो चीज का मदद लेना पड़ेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा क्या है, यूनिट का होगा। और एक चीज याद रखना, यहीं पर नोट कर लेना है कि इसी चीज को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नीट्यूड हम लिख दिए हैं 20 kg, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अगर यूनिट को कंसीडर करें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अगर यूनिट को कंसीडर करते हैं तो उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का। इसका मतलब मास का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 20 kg। क्लियर हो गया? आपसे कोई पूछे मैग्नीट्यूड क्या होता है तो सीधा जवाब देना है, न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहां से आपको क्लियर हो चुका है। अब देखिए एक चीज और ध्यान देंगे, मान लीजिए मेरा फिजिकल क्वांटिटी एक्स है, ठीक है, एक्स है। हम इस एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मीटर, तो ये N1 हो गया आपका 2 और U1 हो गया आपका मीटर। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 200 सेंटीमीटर। अब ये हो गया U2 और ये हो गया N2। बात समझ में आ रहा है? दोनों एक ही है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी लेंथ ही है, तो एक यूनिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं N1 U1, नहीं तो इसको हम लोग N2 U2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर N1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी x हैविंग यूनिट U1, और N2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी लेंथ के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं x हैविंग यूनिट x2। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो लेंथ है ये दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो NU इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां पर N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट U। देखो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा। तो इससे ये क्लियर हो गया कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट छोटा होगा, देखिए सेंटीमीटर छोटा है एज कंपेयर टू मीटर, तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट छोटा होगा तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो नोट करके यहां लिख लेंगे, स्मॉलर द यूनिट, अगर यूनिट आपका छोटा है, लार्जर विल विद द न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर एकदम हो रहा है? जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप लिखना चाहेंगे तो यहां लिख सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी आपका लेंथ है, ठीक है, इसको जो आप x माने हो, और ये आपका 2 मीटर है, तो ये U1 हो गया, ये आपका N1 हो गया, ये आपका U1 हो गया। और आप एक और लिख सकते हैं 200 सेंटीमीटर, तो ये आपका जो है
N2 हो गया और ये आपका U2 हो गया। इसका मतलब इसके मदद से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट में कन्वर्सन कर सकते हैं कि आखिर उसका न्यूमेरिकल्स वैल्यू कितना होगा। बात समझ में आ रहा है? और यहां नोट करने का जो बात है वो आपको बता दिया कि यूनिट अगर छोटा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगा, यूनिट अगर बड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा, यूनिट अगर बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा? छोटा होगा। तो आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ रहा है। फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे और अब हम लोग पढ़ते हैं कि यूनिट का अगर हमको रिक्वायरमेंट है तो क्या क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, और साथ ही साथ हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो फटाफट इसको नोट करेंगे, ठीक है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट, मतलब यूनिट का क्या क्या विशेषताएं होता है। तो सबसे पहला कह रहा है कि इट शुड बी वेल डिफाइंड, मतलब जो आप यूनिट ले रहे हैं वो वेल डिफाइन होना चाहिए, उसका एक फिक्स मतलब होना चाहिए, ठीक। दूसरा कह रहा है इट शुड बी एक्सेप्टेबल इंटरनेशनली, दैट इज इट शुड नॉट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम। कह रहा है कि यूनिट आप ऐसा एज्यूम करेंगे या ऐसा मानेंगे जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो, मतलब अपने देश में भी अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी को कोई यूनिट से रिप्रेजेंट करे तो दूसरे देश में भी उसी फिजिकल क्वांटिटी को उसी यूनिट से रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम अगर इस मार्कर को बता रहे हैं कि ये 12 सेंटीमीटर का है, तो अगर ये दूसरे कंट्री में भी जा रहा है तो इसका जो डायमेंशन है वो क्या हो रहा है? 12 सेंटीमीटर ही हो रहा है। ऐसे नहीं कि वो अपने मन से इसको कुछ अलग मान ले, तो फिर वहां क्या होगा? कन्वर्सन करना बहुत टफ हो जाएगा। दूसरा क्या है? इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज। अच्छा, जो यूनिट आप बना रहे हैं, जो यूनिट आप एज्यूम कर रहे हैं, वो एक सुटेबल साइज का होना चाहिए, खूब बड़ा भी नहीं होना चाहिए और छोटा भी नहीं होना चाहिए, एक फिक्स साइज का होना चाहिए, ठीक है। इट शुड नॉट चेंजेस विद द फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। कह रहा है कि जो यूनिट आप एज्यूम कर रहे हैं वो किसी भी फिजिकल कंडीशन के कारण चेंज नहीं हो। ऐसा नहीं कि आप मीटर एज्यूम कर रहे हैं और टेम्परेचर बढ़े या घटे, प्रेशर बढ़े या घटे तो वो सेंटीमीटर में आ जाए, एमएम में आ जाए। क्लियर एकदम हो रहा है? तो ये कुछ रिक्वायरमेंट होता है किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट को। चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट में आ जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ यूनिट को मेनली दो भाग में बांटा गया है, एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरा डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी यूनिट जो किसी दूसरे यूनिट पर निर्भर नहीं करता हो, ऐसे यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझिएगा, तो अगर आप अल्फाबेट पढ़ते हैं तो ए बी सी डी से लेके जेड तक पढ़ते हैं, तो ए इंडिपेंडेंट है, बी इंडिपेंडेंट है, सी इंडिपेंडेंट है, उसी तरह का सारा उसमें जो आपको लेटर आ रहा है वो सारा का सारा इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? पर जब हम किसी सेंटेंस का बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप इंजीनियर थे, तो इंजीनियर बहुत सारे अल्फाबेट के वर्ड से मिलके बना हुआ है, लेटर से मिलके बना हुआ है, तो इंजीनियर क्या हो गया? एक डिराइव्ड क्वांटिटी होगा, क्योंकि उसको बहुत सारे चीज पर निर्भर करना पड़ रहा है। पर एबीसीडी क्या है? स्वतंत्रता। उसी तरह फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है कि एक ऐसा क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करता हो, ऐसे क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, और जिस यूनिट के मदद से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। तो क्या डिफिनेशन कर रहा है? ए फंडामेंटल यूनिट का दूसरा नाम बेसिक भी है। ए फंडामेंटल यूनिट इज दैट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट, मतलब एक ऐसा यूनिट जो किसी दूसरे यूनिट पर निर्भर नहीं करता हो, ऐसे यूनिट को फंडामेंटल यूनिट नहीं तो बेसिक यूनिट कहते हैं। द यूनिट इन विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट, मतलब अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को या अगर किसी फंडामेंटल क्वांटिटी को जिस यूनिट के मदद से दर्शाया जाता हो, ऐसे यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। क्लियर एकदम है? कहता है देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट, 7 फंडामेंटल यूनिट, और सारा का सारा एक दूसरे पर जो है डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है। जिसमें पहला क्या है? मास, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी आप बना देंगे, नेम ऑफ यूनिट लिख देंगे और सिंबल लिख देंगे। तो मास जिसको किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं केजी लिखते हैं, लेंथ मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं एम लिखते हैं, टाइम सेकेंड हो गया, ठीक है, एस लिखते हैं, टेम्परेचर केल्विन हो गया, कैपिटल के लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जिसको एम्पियर कहते हैं कैपिटल ए कहते हैं, ठीक है। फिर क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसको नंबर ऑफ सब्सटेंसेस कहते हैं, मोल कहते हैं, ओके। और फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब कोई भी जो बॉडी अपने से लाइट निकाल रहा है वो सारा का सारा ल्यूमिनस बॉडी हो रहा है, और उस लाइट का क्या तीव्रता है, कितना उसका ब्राइटनेस है,
कितना उसका चमक है, तो वो जो मेजर हो रहा है दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको कैंडेला कहते हैं, सीडी कहते हैं, ठीक है। और इसी में क्या हो गया कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है इसी में दो और क्वांटिटी को ऐड किया गया है सप्लीमेंट्री करके। तो सप्लीमेंट्री यूनिट में आ जाएगा प्लेन एंगल, जिसको हम लोग रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं और सिंबल आरडी होता है, और सॉलिड एंगल जिसको स्ट्रे रेडियन कहते हैं, एसआर कहते हैं। अब ये प्लेन एंगल होता क्या है इसको भी समझेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, कोई एक्सिस ले लीजिए, जैसे एक्स एक्सिस ले लिए और वाई एक्सिस ले लिए, तो दो एक्सिस से मिले हुए जगह को हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे। क्लियर एकदम है, दो एक्सिस से मिले हुए जगह को क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे। और उस प्लेन में अगर कोई एंगल का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। क्लियर हो गया। अब ये प्लेन एंगल ना तो मास पर डिपेंड कर रहा है, ना तो लेंथ पर कर रहा है, ना तो टाइम पर कर रहा है। इवन मास को लेंथ से कोई मतलब नहीं है, लेंथ को टाइम से कोई मतलब नहीं, सारा क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ये सारा का सारा फंडामेंटल यूनिट आ गया है, ठीक है। और सप्लीमेंट्री में दो और जोड़ दिया गया है, दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल, जिसमें हम लोग किसी प्लेन में क्या करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं। क्लियर है। और नेक्स्ट है सॉलिड एंगल। कोई भी स्फेरिकल बॉडी को आप एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि हम एक स्फेरिकल बॉडी इस तरह से एज्यूम कर लिए हैं। मान लेते हैं कि फुटबॉल एक स्फेरिकल बॉडी है, तरबूज एक स्फेरिकल बॉडी है, हाफ सेक्शन काट दीजिए। अब इसके आउटर सेक्शन से एक टेंजेंट ड्रॉ करते जाइए सारी जगह से, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करते जाइए, तो सारा का सारा जो पॉइंट है एक कॉमन पॉइंट पर जाके मिलेगा, ठीक है। और यहां पर जो एंगल का फॉर्मेशन होगा, ये देखिए, ये जो एंगल का फॉर्मेशन होगा, इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। क्लियर एकदम है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है। इवन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया भी है, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट में डाल देंगे, डिफाइन फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। क्लियर है। जल्दी से इसको नोट करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट क्या होता है और साथ ही साथ पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, डिराइव्ड यूनिट किसको कहते हैं। तो नाम से ही पकड़ में आ रहा है, डिराइव्ड का मतलब होता है बनाना। तो ऐसा कोई भी यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट के मदद से बनता हो या उस पर डिपेंड करता हो, ऐसे यूनिट को डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। तो क्या डिफिनीशन कह रहा है कि डिराइव्ड यूनिट आर दोज which depend on the fundamental units or which can be expressed in the term of fundamental units। क्या कह रहा है कि डिराइव्ड यूनिट एक ऐसा यूनिट होता है जो पूरा का पूरा डिपेंड करता है किस पर, फंडामेंटल यूनिट पर। नहीं तो अगर हम किसी भी यूनिट को फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट के रिस्पेक्ट में लिख दे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। द यूनिट दैट consist of the combination of fundamental units are called derived unit। मतलब एक ऐसा यूनिट जो बहुत सारे फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनता हो, ऐसे सारे यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम स्पीड का बात करें तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस जनरली क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को, और ये टाइम हो गया। तो लेंथ की जगह हम मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल में आपको याद होगा कि लेंथ को हम लोग मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मीटर, और टाइम को सेकंड से। लेंथ कैसा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उसके लिए यूनिट कौन सा यूज कर रहे हैं, मीटर यूज कर रहे हैं। टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसके लिए यूनिट क्या कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं। तो क्या फाइनली स्पीड का यूनिट बन गया, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड क्या हो गया, डिराइव्ड यूनिट हो गया। क्लियर एकदम है। नेक्स्ट अगर फोर्स के बारे में बात करें तो फोर्स क्या हो गया, मास गुना एक्सेलरेशन। तो मास की जगह मास और एक्सेलरेशन बराबर क्या है, वेलोसिटी बटे टाइम, और टाइम पहले से था तो टाइम स्क्वायर हो गया। तो मास की जगह केजी, डिस्प्लेसमेंट की जगह, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मीटर, और टाइम क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किस पर निर्भर कर रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। और ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज को हटा के हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं। क्लियर एकदम हो गया। नेक्स्ट अगर हम डेंसिटी का एग्जांपल ले तो डेंसिटी बराबर क्या, मास बटे वॉल्यूम। तो मास की जगह मास, और वॉल्यूम क्या है, लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट। तो लेंथ को भी हम लोग मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेथ को भी मीटर से रिप्रेजेंट, और हाइट को भी मीटर से। तो यहां क्या हो गया, केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर एकदम हो रहा है। तो यहां पर यूनिट क्या हो गया, डेंसिटी का। तो डेंसिटी का जो यूनिट हो गया, केजी पर मीटर क्यूब हो गया। बात समझ में आ रहा है। आप नोटिस कर रहे हैं केजी एक फंडामेंटल यूनिट है और मीटर भी एक फंडामेंटल यूनिट है। तो ये फंडामेंटल यूनिट के मदद से बनाइए
तो डेंसिटी का जो यूनिट है वो कैसे यूनिट के अंदर आ गया, डिराइव्ड यूनिट आ गया। अगर आप मोमेंटम का बात करेंगे, मोमेंटम का मतलब होता है मोशन कंटेन इन अ बॉडी, मतलब किसी बॉडी में मोशन जो कंटेन है या तो स्ट्रेट लाइन के लिए या सर्कुलर मोशन के लिए, तो उसको हम लोग मोमेंटम कह रहे हैं। अगर स्ट्रेट लाइन के लिए है तो लीनियर मोमेंटम, और अगर सर्कुलर पाथ के लिए है तो एंगुलर मोमेंटम। तो मोमेंटम बराबर होता है मास गुना वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या चीज को रिप्रेजेंट, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लेंथ कैसा क्वांटिटी, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी, और यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट उसका मीटर है। तो ये देखिए मास के लिए केजी, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, और टाइम के लिए सेकंड। तो ये जो यूनिट बन के निकला यही आपका क्या हो गया, डिराइव्ड यूनिट हो गया। तो आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप इसको फटाफट अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और एक चीज याद रखेंगे, आपका जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है वो काफी इफेक्टिव क्लासेस है। इफेक्टिव कहने का मतलब है कि अगर आप लेक्चर को अच्छे से नहीं समझ पा रहे तो आप बार बार उसको रिपीट करके देख सकते हैं या सुन सकते हैं, ठीक है। पर क्लासरूम कोर्सेस में क्या होता है, जब आप ऑफलाइन क्लासेस करने के लिए आते हैं तो अगर आपका ध्यान इधर उधर भटका और टॉपिक आपके टीचर पढ़ा रहे और एक बार स्लिप हो गया तो दोबारा आप नहीं समझ पाते। पर यहां पर क्या है ऑनलाइन वाले में कि आप नहीं समझ रहे हैं तो आप बार बार उसको रिपीट करके देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए काफी मेहनत कीजिए, खूब अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे अच्छे टीचर से सारा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। पूरे अच्छे से उसको नोट डाउन कीजिए और रोज उसको याद करने का कोशिश कीजिए। जैसे लेक्चर आए वेट मत कीजिए, फटाक उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए और उसी तरह उसको रोज रिवीजन करते जाइए, जिससे कि आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।